शर्मा के साथ। आज मैं आपको सबसे पहले एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। आज न्यूजीलैंड से मुझे खबर मिली है कि वहां अगले हफ्ते सोशल डिस्टेंसिंग को स्क्रैप कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड में पिछले 11 दिन से कोरोना का एक भी केस नहीं आया और पूरे देश में कोरोना का सिर्फ एक एक्टिव केस बचा है। इस लिहाज से दुनिया में जिन मुल्कों में कोरोना वायरस आया वहां पूरी तरह नॉर्मल होने वाला पहला देश न्यूजीलैंड होगा। यहां 7 हफ्ते तक बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया था और सरकार का दावा है कि हालात पूरी तरह नॉर्मल हैं। लेकिन न्यूजीलैंड को हमारे देश से कंपेयर करने की गलती कोई ना करे, जरा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूजीलैंड की कुल आबादी 4.8 मिलियन 48 लाख है। हमारे यहां तो दिल्ली में करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं और मुंबई में 2 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। एक एक शहर में इतने लोग हैं। हमारे यहां ऑफिशियली ये कहा गया है कि कोरोना का पीक अभी नहीं आया है और हालात नॉर्मल होने में अभी कई महीने और लग सकते हैं। आज हमारे यहां कोरोना के मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। एक दिन में 8,909 नए केसेस आए और कुल मरीजों का नंबर 2,07,615 हो गया। हर दिन कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के हिसाब से हिंदुस्तान इस समय दुनिया का चौथा देश है। हमारे से आगे अमेरिका, रशिया और ब्राजील है। और एक चिंता की बात यह भी कि भारत में 50,000 मरीज सिर्फ पिछले 6 दिन में बढ़े हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने में करीब 110 दिन लगे थे। 18 मई को भारत ने 1 लाख का आंकड़ा टच किया था, जबकि 1 लाख से 2 लाख होने में सिर्फ 15 दिन लगे। और नोट करने वाली बात यह कि भारत में कोरोना के 75% मरीज, 75% पेशेंट्स और 83% मौतें सिर्फ 6 राज्यों में हुई है। इनमें सबसे टॉप पर महाराष्ट्र का नंबर है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल मुंबई का है। लेकिन कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मैं आपको यह बताऊं कि हमारे देश में कोरोना के केसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़े, कहां बढ़े, इसका ग्राफ कब नीचे आएगा, मुंबई में, महाराष्ट्र में हालत इतनी खराब क्यों है। लेकिन इससे पहले मैं आपको आज की मुंबई की, महाराष्ट्र की नई मुसीबत के बारे में बता देता हूं। यह मुसीबत एक तूफान के रूप में आज आई और अच्छी बात है कि चली भी गई। जैसा डर था वैसा तूफान नहीं आया, वैसी तबाही नहीं हुई। तूफान ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तबाही रायगढ़ जिले में मचाई। निसर्ग तूफान का लैंडफॉल रायगढ़ में हुआ और जिस वक्त लैंडफॉल हुआ उस वक्त विंड स्पीड, हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफानी हवा की वजह से कई घरों की छतें उड़ गई। इस नेचुरल कैलेमिटी में 2 लोगों की मौत की खबर आई है। एक बुजुर्ग की मौत रायगढ़ में हुई, एक महिला की जान पुणे में गई। बताया गया कि रायगढ़ में जिस शख्स की मौत हुई वो तूफान के गुजरने के बाद शेल्टर होम से अपने घर जा रहा था, तभी एक इलेक्ट्रिक पोल उसके ऊपर गिर गया और उसकी जान चली गई। रायगढ़ के अलावा इस तूफान ने अलीबाग में भी तबाही मचाई। अलीबाग इलाका रायगढ़ जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ भी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली और ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये अलीबाग की है। विंड स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बाइक भी उड़ने लगी। तूफान की मार से सड़क के किनारे खड़े कई ठेले पलट गए। आप देख सकते हैं कि ये ठेले इतने हल्के भी नहीं है कि आसानी से पलट जाएं, लेकिन तूफान की रफ्तार के आगे टिक नहीं पाए। जिन घरों की छतें कमजोर थी, जिन्होंने अपने घरों में टिन शेड लगा रखे थे, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ। 110 किलोमीटर की स्पीड से जब हवा चली तो टिन शेड किसी पत्ते की तरह उड़ने लगे और ऐसी तस्वीरें कई जगहों से आई। घरों से टिन उड़कर सड़कों पर आ रहे थे। इंडिया टीवी के संवाददाता राजीव सिंह आज रायगढ़ में थे। उन्होंने बताया कि इस वक्त किसानों की आम, नारियल और सुपारी की फसल तैयार थी, लेकिन तूफान से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। यही नहीं कि
विंड स्पीड इतनी ज़्यादा थी। विंड स्पीड की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़ कर गिर गए और अपने साथ सड़क किनारे लगे बिजली के खंभों को भी गिरा दिया। निसर्ग तूफान के चलते रायगढ़ जिले में तेज बारिश और हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से, आप देखिए एक बड़ा सा पेड़ जो है ये रायगढ़ जिले में मुख्य सड़क पर गिरा हुआ आपको नजर आएगा। और जाहिर बात है कि अगर यहाँ से कोई शख्स गुजर रहा होता या कोई वाहन यहाँ से गुजर रहा होता, वो इसकी चपेट में आ जाता तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और हवाएं देखिए किस तरह से यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है। जो सामने आपको कई पेड़ सड़क किनारे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पेड़ों की टहनियां कितनी तेजी से हिल रही हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सड़क पर इस तरह से एक के बाद एक कई ऐसे पेड़ आपको गिरे हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीर निसर्ग तूफान के चलते रायगढ़ जिले में सामने आई है और जगह जगह पर इस तरह से कई बड़े पेड़ जो है गिरे हुए हैं और जिसकी वजह से कई जगहों पर सड़क पर भी उसका असर हुआ है। निसर्ग तूफान से सबसे ज्यादा खतरा मुंबई को लेकर था। बहुत डर था। मुंबई के लोग आज दिन भर अपने घरों में कैद थे। मुंबई वैसे इस वक्त कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहा है और फिर ये साइक्लोन, ये तूफान एक नई मुसीबत बन के आया। रात की बात ये रही कि यहां तूफान ने वैसी तबाही नहीं मचाई जैसी आशंका जताई जा रही थी। हालांकि मुंबई में भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चली, तेज बारिश हुई, पेड़ गिरे, खंभे गिरे, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर देखी जाए तो तूफान बिना ज्यादा तबाही मचाए मुंबई से गुजर गया, यानी मुसीबत टल गई। मैं आपको मुंबई में हुए नुकसान की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं मुंबई एयरपोर्ट से आई डराने वाली तस्वीर। यहां एक प्लेन रनवे पर फिसल गया, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने पड़े। एक कार्गो कंपनी का ये प्लेन बेंगलुरु से मुंबई आया था। तूफान के असर से हुई भारी बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया था। आप देख सकते हैं जिस वक्त इस प्लेन ने रनवे पर लैंडिंग की, उस वक्त फव्वारे की तरह पानी उड़ा। इसी दौरान ये प्लेन स्लिप होकर घूम गया। रात के बाद ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। कुछ घंटे बाद शाम को 6 बजे फ्लाइट्स को फिर से शुरू कर दिया। और अब जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो साउथ मुंबई के वाल्केश्वर इलाके की है। इस वीडियो को किसी शख्स ने अपने फ्लैट के अंदर से शूट किया है। आप देखेंगे कि बड़ी सी बिल्डिंग में रेन शेड बनाया गया था, लेकिन तूफान ने इस शेड को उड़ा दिया। ऐसा नहीं कि ये रेन शेड ऐसे ही लगा दिया गया था, बड़ी बड़ी बल्लियों पर उसे टिकाया गया था, मोटी रस्सियां बांधी गई थी, लेकिन तूफानी हवाएं चली तो फिर इन रस्सियों की क्या बिसात जो उसे रोक पाती। और जैसा मैंने आपको बताया कि मुंबई में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पेड़ों के उखड़ने से और उसके साथ बिजली के खंभों के टूटने से। फायर ब्रिगेड के मुताबिक मुंबई और उसके सबर्बन इलाकों से पेड़ गिरने की 70 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। 70 शिकायतें। और इसके अलावा तूफान के दौरान आग लगने की भी कई घटनाएं हुई। हवा बहुत तेज चल रही थी, इसलिए आग लगने की ज्यादातर घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। हवा की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कई साल पुराने पेड़ भी जड़ समेत उखड़ गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नवी मुंबई की है। कितना बड़ा पेड़ है, लेकिन तूफानी हवाओं ने इस पेड़ को जड़ समेत उखाड़ डाला। पेड़ के आसपास बना चबूतरा भी इसे नहीं बचा सका, वो भी उखड़ गया। इंडिया टीवी के संवाददाता पारस कोठारी जब मुंबई के डॉकयार्ड इलाके से गुजर रहे थे, तभी एक पेड़ 2 गाड़ियों के ऊपर गिरा। रात की बात यह रही कि कार में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। मैं इस वक्त मुंबई के डॉकयार्ड रोड में हूँ और मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ 2 गाड़ियों पर गिरा है। देखिए ये पेड़ इन दोनों गाड़ियों को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका है। दोनों गाड़ियां पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ये गाड़ी जिसकी ऊपर की जो सनरूफ थी वो टूट चुकी है, छत पूरी तरीके से टूट चुकी है और इसके पीछे जो एक लाल कलर की गाड़ी है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। मैं गाड़ी से यहाँ से गुजर रहा था तो उसी वक्त मेरी नजरों के सामने ये पेड़ इन गाड़ियों पर गिरा है और मैंने फौरन अपनी गाड़ी रोकी और मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आप देखिए दोनों गाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये गाड़ियां अब पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं और ये पेड़ अपनी जड़ के साथ उखड़ चुका है। आप देखिए
ये जड़ के साथ उखड़ गया और इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि जब इतना बड़ा पेड़, इतनी मजबूत जड़ वाला जब पेड़ गिर सकता है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी रफ्तार से मुंबई में इस वक्त निसर्ग तूफान की हवाएं चल रही होंगी। ये हादसा होते होते बच गया क्योंकि गाड़ियों में कोई था नहीं है, गाड़ियां रात में यहाँ पर पार्क की गई थी और इसी वजह से इन गाड़ियों में कोई नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस पेड़ ने दोनों गाड़ियों के साथ साथ इस रोड को भी ब्लॉक कर दिया, साथ ही साथ जो वायर्स हैं, जो तार हैं, जो केबल के वायर्स हैं, जो इंटरनेट के वायर्स हैं, जो वाईफाई के वायर्स हैं, लैंड के जो वायर्स हैं, वो सारे के सारे नीचे आकर रोड पर गिर गए हैं। साइंस सर्कल में भी एक बड़ा पेड़ उखड़ कर गिरा। इसकी चपेट में आकर एक इलेक्ट्रिक पोल भी टूट गया। हालांकि बीएमसी ने पहले से तैयारी कर रखी थी, मशीनें प्रभावित इलाकों में मौजूद थी, इसलिए सड़क को जल्दी से साफ भी कर दिया गया। बीएमसी इसलिए भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि कोरोना की वजह से इस वक्त मुंबई में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, दिन भर एम्बुलेंसेज मरीजों को लाती ले जाती रहती हैं, इसलिए जहां भी सड़क पर पेड़ गिरने की शिकायत मिली उन इलाकों को तुरंत साफ किया गया। साइंस सर्कल पर मौजूद है और यहाँ पर एक जो बड़ा पेड़ है वो जमीन से उखड़कर गिर गया और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जो बैरिकेड है वो इतना मजबूत होता है, वो तक टूटकर एकदम तहस नहस हो गया और ये जो स्ट्रीट लाइट होती है उसका आखिरी छोर आप देख सकते हैं कि उसका क्या हाल हुआ है, वो पूरी तरह टूट चुका है। और गनीमत की बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते किसी को जान की कोई नुकसान नहीं हुई है। लेकिन आप ये पेड़ की जो जड़ जिस तरह उखड़ा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हवाओं की गति है वो कितनी ज्यादा तेज रही होगी कि जिसके चलते ये हाल आपको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जड़ से उखड़ गया है ये पेड़। स्ट्रीट लाइट का ऐसा हाल है, जो बैरिकेड्स हैं उनका ऐसा हाल है। ये पेड़ 1.5 घंटे पहले यहाँ पर गिरा था और लगातार बारिश हो रही थी। यहाँ पर बीएमसी कर्मचारी आकर तुरंत काम करना उन्होंने शुरू कर दिया ताकि जो है रास्ता ब्लॉक ना हो, क्योंकि रास्ते का काम चलता रहा, क्योंकि एम्बुलेंस लगातार यहाँ से जा रही है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों का यही हाल था। तूफान की तबाही से कोई इलाका नहीं बचा। साउथ मुंबई के पॉश इलाके कफ परेड की सी लॉर्ड बिल्डिंग के पास एक बड़ा पेड़ गिरा। इससे बिल्डिंग की जो कंपाउंड वॉल थी उसका एक हिस्सा टूट गया। मेरिन ड्राइव में तो एक साथ 4 पेड़ गिरे और इससे गाड़ियों का नुकसान हुआ। तूफान के महाराष्ट्र से गुजर जाने के बाद इंडिया टीवी ने एनडीआरएफ के चीफ एसएन प्रधान से बात की। प्रधान का कहना था कि वर्स्ट इज ओवर, यानी जिस बात की सबसे ज्यादा आशंका थी वो खतरा तो टल गया है। अब जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ेगा कमजोर होता जाएगा। एसएन प्रधान ने यह भी बताया कि निसर्ग तूफान का इंपैक्ट महाराष्ट्र के कोंकण रीजन से लेकर मुंबई तक था, लेकिन इसकी वजह से रायगढ़ को छोड़कर बाकी जगहों पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये कहा जा सकता है कि तूफान का खतरा टल गया है, जो द वर्स्ट इज ओवर। ये हवा की गति जो है काफ़ी कम हो जाती है लैंडफॉल के बाद और वो क्रमशः घटती जाती है। और अभी जो स्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व के डायरेक्शन में लैंडफॉल करने के बाद उत्तर पूर्व के डायरेक्शन में इनलैंड मूव कर गया है और जितना इनलैंड जाएगा उतना वीक होता जाएगा। अब वो साइक्लोनिक स्टॉर्म हो चुका है और धीरे धीरे वो एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जरूर कहा जा सकता है कि खतरा टल गया। ये अच्छी बात है कि ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा अपर लिमिट था और रायगढ़ में कुछ इलाकों में ये 125-130 तक भी गया है। लेकिन अच्छी बात है कि बहुत लिमिटेड क्षेत्र में भी डैमेज असेसमेंट थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरी मुझे ग्राउंड से मेरे कमांडर्स दे रहे हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि ज्यादातर नुकसान रायगढ़ जिले में हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि इतने बड़े एक कोस्ट लाइन में अगर एक जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो ये एक तरह से एक अच्छी सौगात है और अच्छी बात है कि ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। पोटेंशियल इसमें ज्यादा भी हो सकता था। एसएन प्रधान की तो बात सही है कि साइक्लोन की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, खासकर अगर इस तूफान को हम कंपेयर करें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आए अम्फान से। और यह भी सच है कि निसर्ग तूफान के दौरान समंदर में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठी, उन्हें देखकर डर लगा। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन की कोस्ट लाइन की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। रत्नागिरी में समंदर पर मौजूद बड़ी बड़ी बोट्स और शिप भी हिलते हुए दिख रहे। इस शिप का हाल देखिए, इसका वेट कई टन है, लेकिन जब तूफान की वजह से समंदर में लहरें उठने लगी तो शिप भी बुरी तरह हिलने लगा। इसमें मौजूद लोगों में डर तो था, किस्मत अच्छी थी, कुछ देर बाद तूफान शांत हुआ, लहरें उठनी बंद हो गई और अकेला ये शिप नहीं था जो लहरों में इस तरह हिल रहा था। इस वक्त जो 2 बोट्स आप देख रहे हैं वो भी लहरों में बुरी तरह छूट गई।
गनीमत ये हुई कि कोई हादसा नहीं हुआ। सोचिए, जब तूफान की वजह से कई टन वजन वाले शिप हिल रहे थे तो घरों की छतें कैसे सलामत रहती। आपको तस्वीरें दिखाता हूं रत्नागिरी की। आप देख सकते हैं कि तेज हवा से घर की छत उड़ गई। महाराष्ट्र में आज जो तूफान आया और जो बारिश आई, उसकी वजह से पुणे में भी एक महिला की मौत हुई। पुणे के वाफगांव इलाके की घटना है। तेज हवा की वजह से एक पेड़ उनके घर में गिर गया, जिसमें 65 साल की महिला की जान चली गई। फैमिली के 5 मेंबर्स घायल हो गए और इसके अलावा पुणे के कई और इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। रात की बात है, भगवान का शुक्र है कि तूफान आया और चला गया, ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया। लेकिन मुंबई से खतरा पूरी तरह टला नहीं है। यहाँ बारिश हो रही है। मुझे याद है कि मुंबई में जब लगातार भारी बारिश होती है तो कैसे पानी भर जाता है और खतरा कितना बढ़ जाता है। और हम ये नहीं भूल सकते कि इस वक्त मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है। ये तूफान तो आया और डरा के चला गया, लेकिन कोरोना का खौफ तो बाकी है। मुंबई में सुबह से हमारे संवाददाता आज पूरे दिन तूफान की कवरेज में लगे हुए थे। काफी खतरा उठाकर उन्हें तस्वीरें भेजी थी। इसलिए कोरोना पर आज मुंबई से कोई ग्राउंड रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के फिगर्स बता सकता हूं। इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में 74,860 74,860 केसेस सामने आए हैं। 2,587 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 2,560 केसेस सामने आए। 24 घंटे में 122 लोगों की मौत हुई। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मुंबई की बात मैं आपको बताऊं तो सिचुएशन काफी वर्स है, काफी खराब हो गई है। मुंबई में कोरोना के 43,262 43,262 केसेस सामने आ चुके हैं। 1,417 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,276 नए कोरोना के मरीज आए। ये काफी बड़ा नंबर है, 24 घंटे में 1,276। और 49 कोरोना के पेशेंट्स की मौत भी हुई, 49। मुंबई के धारावी में कोरोना का वायरस तेजी से फैला है। यहां से 1,894 केसेस सामने आए हैं। अकेले इसी इलाके में 71 लोगों की जान गई है। और परेशानी की बात है कि अब मुंबई में नए कंटेनमेंट जोन बनते जा रहे हैं। कोरोना के रेड जोन को लेकर पहले गोवंडी, एंटोफिल जैसे इलाकों के नाम सामने आते थे। अब घाटकोपर, भांडुप और कांजूर मार्ग में भी एक हफ्ते में 8.5% की रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। बोरीवली में भी कोरोना के केसेस की तादाद 8% के हिसाब से बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि देश में दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, ये 4 स्टेट को अगर ले लें तो पूरे देश में जितने कोरोना के केसेस हैं उसके 66% इन 4 स्टेट्स में है। यानी 2/3 मामले इन 4 राज्यों में है। मुंबई की हालत मैंने आपको बताई। परेशानी की बात है कि कोरोना के मामले में अब दिल्ली भी मुंबई की तरह होता जा रहा है। रोजाना 1,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में कोरोना का अपडेट आया है और आपको बता दूं कि इस वक्त दिल्ली में कोरोना के 22,132 मामले सामने आ चुके हैं। 556 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और अगर सिर्फ पिछले 24 घंटे को लें तो 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 1,298 करीब 1,300 समझ लीजिए नए केसेस सामने आए हैं। अगर इसी तरह कोरोना के केसेस बढ़ते रहे, लोगों की जान जाती रही तो फिर दिल्ली में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आज दिल्ली से जो तस्वीरें आई उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क की याद दिला दी। न्यूयॉर्क का जो मंजर था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल की हालत कितनी खराब हो गई थी। वहां मैंने आपको बड़े बड़े आइस ट्रक्स की तस्वीरें दिखाई थी जो हॉस्पिटल के बाहर लाशों को रखने के लिए तैनात किए गए थे। इन ट्रक्स में लाशों को भरा जाता था। ये रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स थे और फिर कब्रिस्तान के लिए रवाना होते थे। अब इसी तरह के ट्रक्स दिल्ली के अस्पतालों के सामने भी दिखाई देने लगे हैं। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के मॉर्चुरी के बाहर एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटेड ट्रक तैनात किया गया है। अस्पताल का कहना है कि चूंकि अब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिए हॉस्पिटल पहले से अपनी तैयारी कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आरएमएल अस्पताल की जो मॉर्चरी है, यानी कि जो मुर्दा घर है, उसके पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस तरीके के बड़े कंटेनर
आइस कंटेनर हैं ये लगाए गए हैं। और जो हमारी बात हुई यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक कई बार ये देखा जाता है मॉर्चरी में जो स्पेस है वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई खराबी है कुछ एरिया में जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या फिर वो फुल हो जाती है, तो उसके बाद इस तरीके के जो कंटेनर हैं, आइस कंटेनर हैं, इन्हें यहाँ पर लगाया गया है जिनमें जो बॉडी हैं वो इसके अंदर रखी जा सकती हैं, क्योंकि तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके चलते मॉर्चरी कई जगह जब फुल हो जाती है तो उसके बाद जो शव होंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा, उसके लिए इस तरीके के इंतजाम जो हैं आरएमएल अस्पताल में किए गए हैं। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने आरएमएल के सीनियर डॉक्टर से बात की। डॉक्टर्स ने बताया कि हॉस्पिटल बहुत बड़े लेवल पर कैजुअलिटी को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए अब ऐसे ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। जब रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा तो तब तक हमें वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ हो गई तो उनको आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनका स्टेटस नहीं पता तो ऐसे लोगों को फिर मॉर्चुरी में रखा जाता है। अच्छा, हमारा हॉस्पिटल जो है ये इनिशियली एज अ सर्विस हॉस्पिटल डेवलप हुआ था, तो इट इज़ ये पहले जब आप जानते हैं कि बहुत पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन ये पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो इसलिए हमारी जो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जैसे मॉर्चुरी है वो अभी बहुत बड़ी मॉर्चुरीज़ नहीं हैं। तो जब हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसमें ये सोचा जाता है कि क्या किया जा सकता है, और कभी ये भी होता है कि कुछ एरिया है वो एरिया किसी टेक्निकल रीज़न से ख़राब हो गया सपोज़, तो अगर सपोज़ एक एरिया में है वहाँ पे उसका एसी या उसका रेफ्रिजरेशन नहीं काम कर रहा, तो हमें उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो उसके कारण कभी इस तरह के अरेंजमेंट्स बनाने पड़ते हैं। दिल्ली का एक और बड़ा हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल। यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि दिल्ली की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आईसीयू और वार्ड के दूसरे बेड्स फुल होते जा रहे हैं, पेशेंट्स की तादाद लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि कोरोना को रोकना है तो फिर टेस्टिंग को तो और बढ़ाना पड़ेगा। मैं डेफिनेटली इस चीज़ को कहता हूँ कि डेफिनेटली हमारी सिचुएशन इस समय इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सारी के केसेस भी बढ़ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव डेथ्स सब थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। और हमारे आप आके देखिएगा, हमारा आईसीयूज़ फुल है, हमारे जनरल वार्ड कोविड के जो हैं ब्लॉक के वो फुल होते जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमें फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सीरियसली पेशेंट हम उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं ताकि उनको जीवन वापस मिल सके और हमारे डेथ रेट कम हो। सर, क्या लगता है कि अभी सरकार को टेस्ट का जो रेट है, यानी कि अगर हम माने कि एक दिन में औसतन अगर 1000 टेस्ट हो रहे हैं तो उस रेट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के टेस्टिंग हो सके और जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं अब स्टेबल हो जाए। टेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है सर अभी दिल्ली में। हाँ, देखिए टेस्टिंग तो हमेशा बढ़ानी चाहिए। कारण क्या है, देखिए जब आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे ना, आपको ये पता चलेगा कि पॉजिटिव केसेस का क्या पूल है। और टेस्टिंग का बढ़ाने से एक सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चलेगा कि इस एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेशन है उन लोगों की जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जिसके बेस पे हमने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बनाया है। ये टेस्टिंग की वजह से ही हुआ है। टेस्टिंग होने से क्या होता है, लेबोरेटरी कन्फर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका देखिए कितना क्लियर कट एडवांटेज है। जो लेबोरेटरी टेस्टिंग अगर हम बढ़ाएंगे, हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, तो एहतियात बरतेंगे। जब केसेस बढ़ते हैं, ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर डॉक्टर्स पर पड़ता है, हेल्थ वर्कर्स पर पड़ता है, हॉस्पिटल्स पर पड़ता है। और ये दिल्ली में, मुंबई में दिखाई दे रहा है। और केसेस बढ़ते हैं लापरवाही से। मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना को जब तक आप लेने नहीं जाएंगे तब तक कि आपके घर में नहीं आएगा। लेकिन अब तो अनलॉक 1 का ऐलान हो चुका है, लोग बाहर निकल रहे हैं। बड़े शहरों से लोगों की लापरवाही होने की तस्वीरें बार बार आ रही हैं। लोग सड़कों पर ऐसे उतर आए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सड़कों पर पहले की तरह गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। बाजार में भारी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं आपको 1-2 उदाहरण दिखा देता हूं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील है। केवल वैलिड पास होल्डर्स को आने जाने की इजाजत है, या फिर एसेंशियल सर्विसेज वालों को आने जाने की आज्ञा दी गई है। लेकिन बॉर्डर पर जैसी भीड़ लग रही है, जैसा ट्रैफिक जाम आपको दिखाई दे रहा है, उससे तो लगता है कि लोग भूल गए कोरोना वायरस का खतरा कितना बड़ा है।
पुलिस वाले मौजूद हैं, बैरिकेडिंग है, लेकिन जब इतनी तादाद में लोग सड़कों पर होंगे तो सबके पास चेक करना नामुमकिन है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग हर रोज बाहर निकलेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा तो बढ़ेगा। जयपुर का रामगंज इलाका मैं आपको दिखाता हूं, राजस्थान का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभरा था। सरकार की कोशिश के बाद कोरोना के पेशेंट्स की संख्या में लगातार कमी आ रही थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी गई लोग लापरवाह हो गए। रामगंज इलाके में एक बार फिर से कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ने लगी है। जयपुर के मशहूर परकोटा मार्केट के खुलने के बाद से रामगंज इलाके में कोरोना के 17 नए केसेस आए हैं। नतीजा ये कि 2 दिन के अंदर परकोटा इलाके में फिर से कर्फ्यू लगाना पड़ा है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि खतरा कितना बड़ा है। जिस रामगंज को राजस्थान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जा रहा था, परकोटा बाजार खुलने के बाद ही लोग भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। हालत देखिए रामगंज बाजार की, परकोटा पूरी तरीके से ये पूरा बाजार ठसाठस भरा हुआ है। लोगों को शायद इस बात की चिंता नहीं है कि अभी कोरोना कहीं ना कहीं अभी भी जानलेवा है और ये महामारी अभी भी वैसे की वैसे ही फैली। एहतियात रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही परकोटा बाजार खुला उसके बाद एक बार फिर से रामगंज के इसी इलाके से 17 लोग पॉजिटिव आ गए हैं, जिसके बाद से जिन इलाकों में थोड़ी बहुत छूट दी गई थी, जो कर्फ्यू जहां से हटाया गया था, उन इलाकों में एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। परकोटा इलाके के 23 जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया था, लेकिन रामगंज के इन इलाकों को मिला के 43 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं और अब इन्हीं इलाकों में कर्फ्यू दोबारा से लगा दिया गया। यानी साफ है कि अभी खतरा टला नहीं है। बामुश्किल थोड़ी बहुत राहत दी थी, उसमें लापरवाही इस कदर बरती गई कि फिर से दोबारा से रामगंज में लोग पॉजिटिव होने शुरू हो गए। जयपुर के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि कल और आज लगातार 2 दिन कोरोना के 4 नए केसेस आए हैं। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि रामगंज इलाके में जो नए कोरोना के केसेस आए हैं उनमें ज्यादातर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग हैं। ये लोग रामगंज में रहते थे, जिसकी वजह से रामगंज इलाके में कोरोना के मामले बढ़ गए। रामगंज क्षेत्र में जो केस पहले बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद हमारे जो सर्वे और स्क्रीनिंग का कार्य चला, सैंपलिंग का कार्य चला, उसके बाद वहाँ पर हमारी काफ़ी उसके अंदर कमी आ गई है और रामगंज के अंदर लगभग हमारे केस बहुत कम रह गए हैं। जहाँ तक कल की बात है, कल जो केस की संख्या रामगंज में दिखा रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम केस वो केस हैं जो वर्क प्लेस से उन्होंने इन्फेक्शन लिया है। उनका होम एड्रेस रामगंज होने के कारण वो रामगंज क्षेत्र में गिने गए हैं। अन्यथा हमारे पास केवल 4 केस कल हमारे रामगंज से पॉजिटिव थे। आज भी पूरे 4 दवारी के अंदर 4 केस पॉजिटिव आए हैं। हमारे कोरोना पेशेंट संख्या में काफ़ी तेजी से कमी आई है। हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये रामगंज क्षेत्र ये कोरोना से मुक्त हो जाएगा। लापरवाही कैसे होती है, किस कदर होती है, इसका एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। राजस्थान के टूरिज्म मिनिस्टर विश्वेंद्र सिंह के स्टाफ के साथ जो हुआ वो आंखें खोलने वाला है। असल में विश्वेंद्र सिंह का गनमैन, उनके पर्सनल सेक्रेटरी समेत 7 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ और पहले ये टेस्ट जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में हुआ। वहां से इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन जब ये भरतपुर पहुंचे तो यहां के मेडिकल कॉलेज में फिर से टेस्ट हुआ। अब की बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंत्री जी के गनमैन समेत 7 लोगों को आइसोलेशन सेंटर भेजा गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि जो रिपोर्ट दी गई थी वो गलत थी। 2-3 घंटे तक कंफ्यूजन बना रहा। भरतपुर में दोबारा कर्फ्यू लग गया। हालांकि बाद में इन सब लोगों को उनके घर भेज दिया गया। 2 घंटे का जो पीरियड था हमारे परिवार पे कैसे बीता है उसको मैं फेस कर सकती हूँ, उस चीज़ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जब वहाँ पहुँचे, जब हमें ये कहा गया कि आपकी तो नेगेटिव है, आप क्यों आए, तो उस वक्त इतनी खुशी और महसूस हुई कि मतलब ये देखिए कि एक गलती से एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। एक परिवार का क्या होता उस चीज़ को ये लोग मेडिकल वाले नहीं जान सकते हैं। और अगर ये वाली बात अगर पहले आ जाती तो ये जो हमने 2-2.5 घंटे की वेदना सही है उसको नहीं है। और ये वाली जो चीज़ है, जब एक जगह से नेगेटिव आ रही है और आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसी की तो खामियां हैं। और उस चीज़ का, इनकी खामियां एक परिवार के लिए क्या हश्र कर सकती हैं, ये बात एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये बात सही है कि जरा सी गलती पूरे के पूरे परिवार को परेशान कर सकती है और इस बात से मंत्री जी काफ़ी नाराज हुए। उनका कहना है कि राजस्थान के हॉस्पिटल अच्छे खासे इंसान को कोरोना पॉजिटिव बनाकर आइसोलेट कर रहे हैं और जिन्हें कोरोना है वो खुले बाहर घूम रहे हैं।
ऐसे शर्मनाक बात, ये एक भय पैदा करने वाली बात है। और मैंने सभी अधिकारी और सभी मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी से बात की है, अधिकारियों से बात की है कि इस तरीके की लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि आज भरतपुर में दोबारा कर्फ्यू लगाना पड़ा। और कर्फ्यू लगा इस तरीके से, अगर हमको ये नहीं पता कि कितने लोग, अगर ये ऐसी त्रुटियां रोज हो रही हैं, तो कितने लोग जो संक्रमित हैं वो तो बाहर घूम रहे हैं और कितने लोग जो अनसंक्रमित हैं वो क्वारंटीन सेंटर्स में पड़े हुए। तो ये बहुत बहुत बड़ी गंभीर गलती है और इसके लिए दोषी अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। ये सही है कि लापरवाही है, बड़ी गलती है, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से हम सारे के सारे डॉक्टर्स को ऐसा नहीं कह सकते वो अपना काम ध्यान से नहीं करे। इंसान है, कहीं कहीं गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन कोरोना ऐसा है कि जब गलती होती है तो उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर्स को भी, हेल्थ वर्कर्स को भी, टेस्टिंग करने वालों को भी बहुत बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़तरा लगातार बढ़ रहा है। अनलॉकिंग शुरू हुई है, दुकानें खुली हैं, दफ्तर खुले हैं और आज कई जगह से खबरें आई कि फैक्ट्रियां भी तेज़ी से चालू हो रही हैं, रेल चल रही है, प्लेन उड़ रहे हैं, बसें सड़कों पर हैं, 3 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, रिक्शा हैं। जब सब कुछ मैदान में है तो मैं आपको बता सकता हूं कि ज़्यादातर जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह नहीं हो पाता, हो भी नहीं रहा है। इसलिए ख़तरा और ज़्यादा है, ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दें। स्वामी रामदेव हर रोज़ इंडिया टीवी पर बताते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। उनका कहना है कि सबसे ज़रूरी तो योग है, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, लेकिन रोज़ करें, नियम से करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वामी रामदेव ने रोज़ काढ़ा पीने की भी सलाह दी है। उनका दावा है कि रोज़ योग करेंगे और ये काढ़ा पिएंगे तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। ये काढ़ा तुलसी, मुलेठी, दालचीनी, अदरक, हल्दी, गिलोय और काली मिर्च जैसी चीज़ों से बनता है। अब काढ़ा बनाने का तरीका अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो काढ़ा बनाने का ये तरीका आपको इंडिया टीवी के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है, आज शाम को ही किया है। आप उस लिंक के ज़रिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा भी ऐप डाउनलोड करने का तरीका आप टीवी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। आप देख लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पर। एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले इसे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और आईफोन का इस्तेमाल करने वाले इसे ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाकर इंडिया टीवी सर्च करें और उसके बाद इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप इंडिया टीवी। अमेरिका में आजकल लोग कोरोना की लड़ाई तो भूल ही गए हैं, लोग सड़कों पर हैं। बहुत कम जगह प्रोटेस्ट करने वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। आज भी 40 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट हुए। पोर्टलैंड, मिनेपोलिस, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, अटलांटा, मियामी, ऐसे बड़े बड़े शहर जिनका नाम हम एज टूरिस्ट स्पॉट सुनते थे, आज इन सब शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से प्रोटेस्ट चल रहा है। अब तक करीब 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि अमेरिका में जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए उसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग अड़े हुए हैं, सड़कों पर हैं। आज भी सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए और प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत नाराजगी है लोगों की। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार हिंसा प्रभावित इलाकों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर जोर दे रहे हैं। आज भी उन्होंने न्यूयॉर्क के गवर्नर से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री लगाने के लिए कहा, लेकिन गवर्नर ने उनकी बात नहीं मानी। और इन सब के बीच आज ओरेगॉन से हैरान करने वाली तस्वीर है। यहां पोर्टलैंड बर्नसाइड ब्रिज पर लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में साइलेंट प्रोटेस्ट किया। ये सभी लोग अपने हाथ पीछे करके ब्रिज पर लेट गए और जिसने भी तस्वीरें देखी वो हैरान था।
मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते से पूरे ओरेगॉन में इसी तरह के प्रोटेस्ट जारी हैं और लोग जॉर्ज फ्लॉयड के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर ऐसे पोस्टर लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी बात रख रहे हैं। आज वॉशिंगटन डीसी के सबर्बन इलाके बेथेस्डा में भी हजारों लोग सड़कों पर दिखाई दिए। अच्छी बात रही कि इस बार प्रोटेस्टर्स सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को चैलेंज किए बगैर अपना विरोध दर्ज किया। प्रोटेस्ट तो न्यूयॉर्क में भी जारी है। यहां मंगलवार की रात 200 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। असल में न्यूयॉर्क में रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों प्रोटेस्टर सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने पहले उन्हें समझाया, नहीं माने तो फिर सख्ती दिखाई और कई लोगों को स्ट्रीट पर ही लेटाकर उनके हाथ बांध दिए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रोटेस्ट को देखते हुए लोअर मैनहट्टन के एक पोर्शन को क्लोज कर दिया है। इसकी वजह से कम 5000 प्रदर्शनकारी ब्रिज पर कई घंटों तक खड़े रहे। हालांकि न्यूयॉर्क की सिचुएशन को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर न्यूयॉर्क के गवर्नर पर निशाना साधा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेशनल गार्ड्स को न्यूयॉर्क में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि जिस वक्त ट्रंप ट्विटर पर नेशनल गार्ड डिप्लॉय करने की बात कर रहे थे, उसी दौरान न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारे लगा रहे थे। असल में सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप इन प्रोटेस्टर्स को, इस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए शुरू से ही फेडरल ट्रूप्स की डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं। और खबर यह कि वॉशिंगटन में कुछ हैवी मिलिट्री व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर तैनात करने की प्लानिंग हो चुकी है ताकि भीड़ को डिस्पर्स किया जा सके, लेकिन किसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को सपोर्ट नहीं किया। इसलिए आज ट्रंप को आर्मी तैनात करने का आइडिया ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन इसका गुस्सा उन्होंने ट्विटर पर निकाला। ट्रंप ने आज सुबह से एक के बाद एक 35 से ज्यादा ट्वीट किए। वॉयलेंट प्रोटेस्टर्स को डोमेस्टिक टेररिस्ट कहा, लेकिन इन ट्वीट्स के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। हजारों लोग व्हाइट हाउस के बाहर जमा हो गए। जॉर्ज फ्लॉयड के सपोर्ट में प्रोटेस्ट लॉस एंजलिस और सिएटल में भी हुआ। अकेले लॉस एंजलिस में अब तक 2700 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनमें से 2500 लोग वो थे जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, जबकि 200 ऐसे लोग थे जिन पर लूटपाट और हिंसा करने का आरोप है। सैन फ्रांसिस्को और सैन डिएगो में भी लोगों ने नारेबाजी की, लेकिन हिंसा की कोई खबर नहीं आई। लॉस एंजलिस जैसी तस्वीरें सिएटल में भी दिखाई दी। वर्जीनिया की कैपिटल रिचमंड में आज लोग जमा हुए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहां पुलिस ने लोगों को हटाया, टीयर गैस फेंकी गई। हालांकि आज कैलिफोर्निया से इस प्रोटेस्ट के दौरान कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आई। जो पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मौजूद थे, वो आज लोगों के सपोर्ट में दिखाई दिए और घुटने के बल नीचे बैठ गए। यानी पुलिस वालों ने भी जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के आरोपी डेरिक चौबिन की हरकत का विरोध किया। इसी तरह कुछ नेशनल गार्ड्स ने भी सड़क पर मौजूद जनता का सपोर्ट किया। इन सब के बीच आज मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की वाइफ रॉक्सी वॉशिंगटन सामने आई। अपनी 6 साल की बेटी जियाना के साथ रॉक्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा उनके पति की हत्या के आरोपी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड एक अच्छे इंसान थे, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। आज पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों से एक जैश का टॉप कमांडर अब्दुल रहमान है, जो फौजी भाई के नाम से जाना जाता था। सिक्योरिटी फोर्सेस को कंगन गांव में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। ये ऑपरेशन 4 से 5 घंटे चला। जैश का आतंकी अब्दुल रहमान पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला था। वो अफगानिस्तान वॉर में शामिल रहा था, इसलिए उसे फौजी भाई कहते थे। यह आतंकी 2017 से कश्मीर वैली में एक्टिव था। अब्दुल रहमान
आईडी से धमाके करने में एक्सपर्ट माना जाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि 28 मई को पुलवामा में जो विस्फोटक के साथ कार मिली थी, उसके पीछे अब्दुल रहमान का ही हाथ था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी की वजह से वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि वो उस दिन बचने में कामयाब हो गया था। उसी दिन जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने कहा था कि इस दहशतगर्द को भागने नहीं दिया जाएगा, इसे जल्दी मार दिया जाएगा। आज आईजी विजय कुमार ने जब मीडिया से बात की तो अपना वादा याद दिलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने कहा कि आतंकी अब्दुल रहमान का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी है। 28 लास्ट मंथ तो मई को आप लोग से हम लोग वादा किए थे कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलके जो आईडी को इतना बड़ा हादसा करने जा रहा था, आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि भाग कैसे गया। तो मैंने बोला था कि उसको भागने नहीं देंगे, बल्कि उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। आज वही हो गया। मॉर्निंग में इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। तीनों जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। उसमें एक एफटी टेररिस्ट है पाकिस्तान का, जिसका कि आप लोगों को बहुत महीनों से, खास करके लास्ट वीक से बहुत आप लोग इंतजार कर रहे थे कब पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अब्दुल रहमान एलियास फौजी बाबा या भाई, जो मुल्तान पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2017 से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट कि पूरे साउथ कश्मीर में एक्टिव है। ये बहुत सारे इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया है। मैं एक ऐसे हादसे के बारे में आपको बताता हूं जिसके बारे में मैंने सुना, तस्वीरें देखी तो बहुत दुख हुआ। मुझे लगा क्या कोई इंसान इतना क्रूर, इतना बर्बर हो सकता है। यह शैतानी घटना केरल के मल्लपुरम की है, जहां कुछ शरारती लोगों ने एक प्रेग्नेंट हथनी को पटाखों से भरा हुआ अनानास खिला दिया। पटाखे हथनी के मुंह में फट गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। रेस्क्यू टीम पहुंची, हथनी का इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हथनी के पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस दर्दनाक घटना के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी और घायल हथनी की कुछ तस्वीरें शेयर की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि पटाखे हथनी के मुंह में फटे, जिससे उसका मुंह और जीभ बुरी तरह जख्मी हो गई। और चूंकि मुंह जख्मी था, हथनी कुछ खा नहीं पा रही थी, जिससे उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जब तस्वीरें सामने आई तो लोग नाराज हो गए। दरअसल 27 मई को प्रेग्नेंट हथनी खाने और पानी की तलाश में जंगल के बाहर आ गई थी। वो भटक कर एक गांव से नदी के पास पहुंची। गांव के कुछ लोगों ने हथनी के साथ इस तरह की शरारत की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि जिन लोगों ने ये बर्बर काम किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और आरोपियों को अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रेग्नेंट हथनी को इस तरह से मारने से एनिमल राइट्स के लिए काम करने वाली मेनका गांधी काफी गुस्से में है। मेनका ने कहा कि मल्लापुरम में हाथियों को इस तरह मारने की घटनाएं होती रहती हैं। मेनका ने गंभीर बात कही, कहा कि केरल में हर साल 600 हाथी मारे जाते हैं और केरल की सरकार इनकी मौत को लेकर सेंसिटिव नहीं है और वहां आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मल्लापुरम जो है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे देश में शायद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जो रोज़ के रोज़ एक ना एक कांड मल्लापुरम से निकलता है। ये जानवरों को तो मारते ही मारते हैं। वहाँ के पंचायत लोग हाथियों को ही नहीं, वो जहर फेंक देते हैं, हज़ारों जानवर एक साथ मर जाते हैं, चिड़ियों को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं। हर साल 600 के करीबन हाथी मारे जाते हैं केरला में। ये पहला तो नहीं हुआ है, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले एक और हाथी मरते जा रहे हैं। केरला की सरकार से कुछ भी मांगना बेवकूफ़ी है। इन्होंने ना सुनना है, चुप रहना है। कल एक और मारा जाएगा, फिर हम लोग उस पर हाथी पर चले जाएंगे। तस्वीरें सच में दर्दनाक हैं और मेनका गांधी की बात सही है।
एक बुजुबान के साथ ऐसे व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। पहले ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए आज इस तरह की हरकत फिर हुई। अब मैं आपको पंकज भार्गव के पास ले चलता हूं। उनके पास LAC से लेटेस्ट जानकारी है। क्या चीन की फौज कुछ पीछे हटी है? क्या कुछ बातचीत आगे बढ़ी है? इसकी डिटेल्स पंकज भार्गव के पास।